हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम करने वाले हैं यूथ की जो बुक है, जो कि एनटीपीसी का या वॉल्यूम नंबर 4 है, यानी कि चौथी बुक है, जिसमें हम एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे, या 2024 और 25 को है। तो इसका वॉल्यूम नंबर 1 का जो है वह हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, या वॉल्यूम नंबर 4 है। इसके इसके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे उसको हम करेंगे। इसमें जो है 125 सेट है टोटल, इसको हम डेट वाइज करेंगे। तो आप इसके लिए हमारे जो है प्लेलिस्ट को जो है सेव कर लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी वॉल्यूम 4 से है। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी रेलवे एग्जाम की एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो पेपर है, यह पेपर 2019 में हुआ था, और 11/1/2021 को यह जो फॉर्म था यह 2019 का था, और पेपर हुआ था 11/1/2021 को, यानी कि 11 जनवरी 2021 को पेपर हुआ था। आज हम इस डेट के जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सब हम सॉल्व करेंगे इस पेपर को। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है यह रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। रीजनिंग से है। रीजनिंग और मैथ के जितने भी प्रश्न होंगे उसको हम डिजिटल बोर्ड पर, क्योंकि मैथ जो है इस पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको डिजिटल बोर्ड पर हम सॉल्व करवा देंगे। उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। इस समय जो है परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर वाइज हम कराते रहेंगे। तो अभी फिलहाल में उसका हम सोल्यूशन दिखा दे रहे हैं कि कैसे से कैसे सॉल्व किया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से जो है तीन तीन जो है किसी प्रकार से समान है, और एक जो है असंगत है, यानी कि अलग है। तो असंगत संख्या का चयन करना है। तो पहला है कि 7, 5, 10 और 2। तो इसमें देखिए 10 10 जो है वह भाज्य संख्या है, जबकि 7, 5 और 2 यह सभी के सभी अभाज्य संख्या है। वे संख्याएं जो 2 से कट जाए, और वे संख्या है जो खुद से और 2 से कटे उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 2 जो है भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद 10 जो है भाज्य संख्या होगी। तो इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी वाला जो है सबसे अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिएगा, पूछा गया है नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली डेजर्ट, सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है वह भारत में स्थित नहीं है। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह मरुस्थल चेलिस्तान, जिसे कि स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, तो यह चेलिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के जो है पंजाब में स्थित है, यानी कि चोलिस्तान में स्थित है सिंधु घाटी का मरुस्थल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि मैग्नीज के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीज के लिए जो है प्रतीक क्या प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज का जो प्रतीक होता है वह होता है Mg। Mg को जो उसका जो प्रतीक कहते हैं Mg। Mn किसका होता है? तो Mn जो है, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम को पूछा, सॉरी मैग्नीशियम को पूछा है, तो मैग्नीशियम का होता है Mg। मैग्नीज का होता है Mn। और Mo जो होता है वह मोलिब्डेनम तत्व का होता है, और Ma जो होता है मैसूरियम तत्व का प्रतीक होता है। तो इसको आप सभी को देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किसी निश्चित कूट भाषा में FIKA को URPZ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में EHJZ को जो है कैसे लिखा जाएगा? तो EHJZ को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका सलूशन होगा FIKA। FIKA को जो है
URPZ के रूप में, FIKZ को URPZ के रूप में लिखा गया है। यानी कि FIKA जो है वह URPZ, मतलब F का जो विपरीत होता है वह U होता है, I का जो विपरीत होता है वह R होता है, K का विपरीत P और A का विपरीत Z होता है। अल्फ़ाबेट में यह विपरीत होता है, जिसमें F की वैल्यू होती है 6, U की वैल्यू होती है 21, I की वैल्यू होती है 9 और R की वैल्यू होती है 18, K की वैल्यू होती है 11, P की वैल्यू होती है 16, A की वैल्यू होती है 1 और Z की वैल्यू होती है 26। यह अल्फ़ाबेट का जो है पोजीशन आप लोग याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से लग जाएगा। उसी प्रकार से EHJZ, इसका जो है विपरीत पूछा गया, तो इसका विपरीत क्या होगा, तो E का होता है V। इसका शॉर्ट फॉर्म यह भी होता है EVC में क्या होगा, लव में V और E का विपरीत होता है। HS में हाई स्कूल याद कर लेंगे तो H का विपरीत यस होता है, J का विपरीत Q होता है और A का विपरीत Z का विपरीत A हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा VSQA। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है किस 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 दिन जो है मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 17 जून को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून। 17 जून को जो है विश्व मरुस्थली और यानी कि सूखा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाते हैं, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। जबकि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को भी याद रख सकते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 है कि एप्पल कंप्यूटर के सह-संस्थापक कौन है। तो एप्पल कंप्यूटर के सह-संस्थापक कौन है, तो वह है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल कंप्यूटर के सह-संस्थापक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टीव जॉब्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि एक तैराक अपनी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए मैथ का सवाल है, तो मैथ के सवाल को जो है आप लोग वीडियो को पहले स्टॉप करके यानी कि पॉज करके पहले खुद सॉल्व किया करिए। उसके बाद अगर आंसर नहीं आता है तो आप लोग सोल्यूशन देखा करिए। सोल्यूशन हम जो है बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना है तो डिजिटल बोर्ड पर जो है आप लोग उसी में सर्च करेंगे टारगेट रेलवे बैच, तो उसमें हम डाल दिए जो कि अभी परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, तो सीरियल वाइज चैप्टर वाइज उसमें हम कराते रहेंगे रेलवे के जितने भी एग्जाम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसको हम सोल्यूशन दिखाते हैं। चूंकि हमारा स्थिर जल में तैराक की चाल दिया है कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या हो जाएगी, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा को जो है धारा की दिशा में, तो वहाँ पे 45 दिया था, तो 9/45/60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्थिर जल में क्या होगी, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे, या धारा की दिशा में है और या स्थिर जल में, तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, तो धारा की चाल यानी कि वाटर की चाल जो हो जाएगी वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से जो है किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो जो दिसंबर 1929 में लाहौर में जो आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, तो कौन सा महत्वपूर्ण था, तो इसमें था महत्वपूर्ण था पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण यह वाला जो पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9।
प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। तो इसको हम गिन लेते हैं कि ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद 4 नहीं आती है और उसके पहले 5 आती है। तो 8 के पहले 5 आना है और बाद में 4 नहीं आना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला। 8 के बाद जो है 4 नहीं आना है और 5 आना है। तो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गए। तो कितने हो गए? तो A1 2 3 4 5। तो ऐसे कितने हैं? तो ऐसे हैं 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 के अनुसार, करंट का सवाल है तो यह कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट का जो सवाल है वह बार बार चेंज होता रहता है, मतलब जो भी करंट रहेगा वही होगा। तो करंट के लिए जब एग्जाम आने वाला रहेगा तो उसमें हम एक करंट की सीरीज ला देंगे जिसमें करंट के सभी प्रश्नों को करवा देंगे। फिलहाल में इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा महल। इनमें से कौन सा जो है शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा हवा महल, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। यदि पी ए बी की वैल्यू 35, तो पी ए बी की वैल्यू ये जो दिया है यह 35 दिया है। तो ए आर एस यानी इस वाले कोड की जो है वैल्यू पूछा है कि इसकी जो है वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यह फिगर में दिया हुआ है, यह वाली वैल्यू 35 दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे बन रहा है तो यह अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वह समकोण होता है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पूरी वैल्यू 90 की हो जाएगी। अगर यह 90 है या 35 है तो यह बचा वाला कोण कितना हो जाएगा? तो तीनों कोणों का 180 अंश होना चाहिए। तो 90 और 35, 90 और 35 हो गया 125। अगर यह वैल्यू 125 हो गया तो यह बचेगा कितना? तो यह आपका हो जाएगा 55। आपका यह जो है यह कितना हो जाएगा? तो 55 हो जाएगा। अगर यह वाला एंगल 55 है तो यह वाला एंगल भी कितना होगा? यह वाला भी एंगल होगा 55। किससे होगा? तो संगत कोण से। तो अगर यह वाला 55 है तो यह टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 180। तो 55 यह हो गया है तो यह कितना होगा? तो 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 55 हो जाएगा आपका 125। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 125। अगला प्रश्न है, एक हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप यानी हॉल का परिमाप दिया है 62 मीटर, तो हॉल की लंबाई ज्ञात करना है। तो हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई अगर हम x मान लेते हैं तो लंबाई x प्लस 7 हो जाएगा। और इसका परिमाप परिमाप 2 टाइम्स ऑफ परिमाप हो जाएगा। तो कितना दिया है? 62 दिया है। तो यहाँ से 2x प्लस 7 की वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 2x प्लस 7 की वैल्यू आगे आ जाएगा 31, 31 यानी 31 आ गया। तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 31 माइनस 7, तो आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू अगर 12 आ गई तो x की वैल्यू 12 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई यानी कि लंबाई कितना आ गया है? तो लंबाई था चौड़ाई कितना आ गया? तो चौड़ाई आ गया 12। तो लंबाई पूछा है तो लंबाई जो है चौड़ाई से 7 अधिक है यानी कि 12 7 19। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 19 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। 13 है कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा जहां आरा।
किसमें भाग देते? जहाँ आर में। तो सही आंसर होगा जहाँ आर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है कि अब व्यंजक दिया गया है, व्यंजक का मान क्या है? तो व्यंजक का मान के लिए हम बॉड मास का रूल लगाते हैं। तो इसमें पहले भाग देंगे तो 10 में 2 से भाग देंगे तो आपको बच जाएगा 5। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। फिर ऐड करेंगे तो 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। फिर -9 कर देंगे तो 17। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए 17। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्न नंबर 15। 15 क्या है कि 36 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य दिया है 16। 16 माध्य दिया है तो 36 स्कूलों का जो है संख्या कितना हो जाएगा? तो 16 गुणे 35। मैथ के लिए आप लोग क्लास देख सकते हैं, हम टारगेट रेलवे एग्जाम कर दिए हैं जिसमें मैथ के सभी सवालों को जो है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इतना आ जाएगा। यदि 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हो जाएंगे, तो इसी में अगर 52 वर्षीय समूह शामिल हो गए तो छात्रों और शिक्षकों की आयु का माध्य क्या होगा? तो यानी 16 गुणे 35 करके प्लस 52 जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 36 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए 36 स्कूल छात्रों का माध्य दिया है 16, तो 36 स्कूल कुल आयु क्या हो जाएगा? तो 35 गुणे 16 आ जाएगा 560। 52 वर्ष की आयु जो है वाले जुड़ रहे हैं, तो 560 में 52 को ऐड कर देंगे, 36 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 17। सही आंसर हो जाएगा 17। प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके एचसीएफ का जो है 24 गुना है और उनके महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है 570 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सीधा फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसमें तो देखिए प्रश्न में हम मान लेते हैं कि मसप यानी कि एचसीएफ जो दिया हुआ एक्स है, पहली संख्या ये मान लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 24x। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू दिया है 750, तो वैल्यू रखने पर एक्स की वैल्यू आ गई 30, यानी एक्स क्या दिया था? तो एचसीएफ की वैल्यू आ गई 30, एलसीएम की वैल्यू 24x। तो एक्स की वैल्यू 30 रखने पर आ गया 720, यानी कि एलसीएम हमारा 30 आ गया, एचसीएफ आ गया 720। तो यही फार्मूला होता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह बेसिक फार्मूला होता है, इसी पर सवाल लगता है। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहले एलसीएम आया है 720 में, एचसीएफ आया है 30। पहली संख्या दिया गया है 90, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या मान लिए? ए। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आ गई 240। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है श्रीनगर में। यह जो कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कि 100 और 1000 के बीच 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 11 से संपूर्ण तौर पर जो है विभाज्य है, यानी कि नहीं करती है। तो 100 और 1000 के बीच आने वाली 11 से जो है विभाज्य संख्याएं देखना है। यहाँ पर देखिए विभाज्य नहीं, यहाँ पर जो है भाज्य होना चाहिए, यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल देखा था। हिंदी में जो है गलत लिखा है, कितनी संख्याएं भाज्य होंगी। तो भाज्य के लिए जो है 100 से 1000 के बीच हम देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है, इसमें अंतिम संख्या क्या होगी? तो अंतिम संख्या स्टार्ट 100 के बाद कौन सी संख्या 11 से भाज्य होगी? तो 110 होगी। और 1000 से पहले 11 से भाज्य क्या होगा? तो 990 होगा। तो यह हमारा जो है एक समांतर श्रेणी का क्रम बन गया, जिसमें अंतिम पद दिया गया 990, पहला पद दिया गया है 110 और इनके बीच सर्वांतर कितना दिया गया? तो इसके बीच जो है सर्वांतर दिया गया है 11। इनके बीच सर्वांतर कितना है? 11 है। अब पदों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, पदों की संख्या n बराबर होता है L/A D+1।
यहाँ से एल की वैल्यू हो गया अंतिम पद यानी कि 990, ए की वैल्यू हो गया प्रथम पद यानी कि 110, बटे डी आपका क्या होगा, डी सर्वांतर हो गया जिसकी वैल्यू होगी 11। तो इसी में रखकर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 81। सही आंसर हो जाएगा 81। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं जिसमें 8050 के लाभ में से भगत राम का हिस्सा कितना होगा। तो वह साझेदारी करते हैं तो इसमें यानी कि इसको हम सिंपल प्रश्न है, इसमें 10 और 13 का हम रेशियो को टोटल कर लेते हैं। यहाँ से 10 रेशियो मान लेते हैं, कितने के रेशियो में ले लेते हैं, 10x और 13x, इन दोनों का जो सम कितना दिया है 8050। तो इसमें से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 350। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 350। तो हमसे पूछा कितना, किसका पूछा है, भगत का। तो भगत का हिस्सा कितना है, तो भगत का हिस्सा है 13x। तो हमें 13x की वैल्यू निकालना था, 13 इंटू एक्स की जो वैल्यू है 350 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4550 जो है किसका हिस्सा होगा, तो भगत का होगा, और यही सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है कि 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। आँख, बाल, कान और नाक यह सभी है, तो इनमें से कौन सा असंगत है, तो इसमें बाल जो है असंगत है। कैसे, तो देख सकते हैं कि बाल जो है अन्य तीनों विकल्प से भिन्न, क्योंकि बाल शरीर के जो है ज्ञानेंद्रियों में नहीं पाया, जो बाल होता है वह शरीर के ज्ञानेंद्रियों में नहीं पाया जाता, जबकि आँख, कान और नाक ये सभी सभी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें से कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी इन तीनों से असंगत है यानी कि अलग है। अगला अगला प्रश्न जो है देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है पूर्व नाम क्या था, यानी कि पुराना नाम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है पूर्व नाम यानी कि जो पुराना नाम था वह था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे इसका जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का जो है पुराना नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है वह रेडवुड है। रेडवुड जो है दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही बताना है। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका ये वाला है। तो देखना है किस प्रकार से क्रम में बैठाया गया है। तो यहाँ से देखिए 11 में 2 जोड़ने पर 13 आया, 13 में 2 जोड़ने पर 15, 15 में 2 जोड़ने पर 17, 17 में 2 जोड़ने पर 19, 19 में 2 जोड़ने पर 21, 2 ऐड किया गया है। उसके बाद 34 में 3 जोड़ने पर 37, 37 में 3 जोड़ने पर 40, 40 में 3 जोड़ने पर 43, 43 में 3 ऐड किया गया है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद क्या किया गया है, इसमें इसमें 4 जोड़ा गया है। तो 69 में 4 37, 37 में 4 जोड़ने पे 77, 77 में 4 जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 81। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। तो वह कौन सी कंपनी है जो कि 2005 के बाद जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। तो इसका नाम है IBM। IBM कंपनी ने जो है पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया 2005 के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IBM। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है कि फोर्ट्रान का जो है पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका जो है फुल फॉर्म होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग दिया है
12। यदि दो अंकों की संख्या किसमें सभी का अंक देखिए 8 4 12, 8 4 12, 7 5 12, 7 5 12 सभी का अंक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कोई संख्या एक्स वाई है, कोई संख्या एक्स वाई है जिसमें वाई एक्स यहाँ पे है, इसमें वाई इकाई का अंक है और एक्स दहाई का अंक है। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। तो संख्या के अंकों का योग कितना दिया है प्रश्न में, तो 12 दिया है। जब अंकों को बदल लेते हैं तो नई संख्या क्या हो जाएगी, तो बदलने पर 10y प्लस एक्स हो जाएगी। तो बदलने पर जो संख्या आएगी उसका 4 गुना नई मूल संख्या का जो है उसका 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर होगी। तो यह इक्वेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2y, x की वैल्यू आ जाएगी 2y। जब समीकरण 1 में रखेंगे x की वैल्यू 2y तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाए y की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, तो 10 गुणे 8 प्लस 4 कितना आ जाएगा 84 यानी 84। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 84। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनमें से कितने अस्थायी और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें 5 और 5 जो अस्थायी यानी परमानेंट और 10 अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी यानी कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है स्थित है जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, एक 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो कि दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई पर स्थित बिंदु तक जो है पहुंच जाए। तो यह ऊंचाई और दूरी का सवाल है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। आप लोग कमेंट में बता दे, आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों को जो है केवल जीएस और जो साइंस है उसी को कराया जाए और मैथ के जो पोर्शन है उसको जो है डिजिटल बोर्ड पर हम करवा दें। आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को जो है कौन सा सब्जेक्ट के जो केवल चाहिए। यहाँ पर देखिए फिगर बनाने के बाद जो है इस प्रकार से फिगर बनेगा जिसमें इसकी हाइट पहले दिया था 9.6, उसके बाद सीढ़ी को जो है सीढ़ी की हाइट दिया था 10 सेंटीमीटर। जब सीढ़ी को जो है दूर घसका देने पर तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट आ जा रही है 8 और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6। तो यहाँ से जो है हम पाइथागोरस लगा देंगे। पाइथागोरस लगाने के बाद किस में लगाएंगे, तो ए बी सी में। ए बी सी में जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पर बेस दिया है 6 और हाइट दिया है 8, तो इसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना ए बी की यहाँ से ए बी सी में जो है अच्छा ए डी जो है 6 सेंटीमीटर किसका आ रहा है, ये अब जो देखिए गलत बना है इसमें ए डी 6 सेंटीमीटर किसका आ रहा है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी की वैल्यू अच्छा इसमें देखिए यह 10 दिया है और यह 8 दिया है तो इसमें पाइथागोरस निकाल कर ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 100 माइनस 64 यानी कि 36। 36 जो है 36 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू ए बी की स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगा तो ए बी की वैल्यू आ जाएगा आपका 6। फिर इसी प्रकार से डी बी एफ में लगाएंगे तो डी बी एफ में जो है इसका वैल्यू निकाल के लगाएंगे तो वहाँ से स्क्वायर करने पर आ जाएगा 2.8 फीट। यानी कि कितनी दूरी खसकाया गया है, तो 6 माइनस 2.8, 6 माइनस 2.8 खिसकाने के बाद कितना आ जाएगा 3.2 फुट। 3.2 फुट जो है सीढ़ी को जो है हम खिसकाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत
इतने के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। कितने वर्ष तक के? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा जो है शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है और या उनका जो है मौलिक अधिकार घोषित कर दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 31 है कि एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से जो है वह फेल हो गया। एक अन्य छात्र ने जो है 38% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों में से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसका सलूशन देख लीजिए। मान लेते हैं कि टोटल पूर्णांक कितना है, यक्स है। यक्स का जो है 30% पाता है और 25% अंकों से जो है वह फेल हो जाता है। अगर उसको 25% और दे दिया जाए तो वह पास हो जाएगा। फिर क्या होता है कि यक्स का वह 38% पाता है और 15 नंबर अधिक पाता है। अगर उसको 15 नंबर कम दिया जाए तो भी वह पासिंग मार्क आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पर यक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। यहाँ सॉल्व करेंगे तो उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या होगा? तो एक्स का 30%, एक्स का 30% प्लस 25, तो एक्स की वैल्यू आई कितनी है? 500, यानी कि सब करके कितना आ जाएगा? 175। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है? 175। तो 175 बटे 500 का 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35%। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 35%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है FSSAI के द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस यानी ईट राइट कैंपस में से एक रूप में जो है घोषित किया गया है? तो कौन सा कैंपस है? तो है IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर को जो है FSSAI के द्वारा जो है IIT को 7 ईट का राइट कैंपस के तहत जो है घोषित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में जो है सक्षम बनाया? तो इनमें से वह कौन है? तो वह है रेल मार्ग। रेल मार्ग जो है इनमें से सबसे ज़्यादा जो कि उनकी दूरी को जो लंबी दूरी को जो है कम करने में सक्षम रहा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल मार्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं वह है अरविंद अडगिया। अरविंद अडगिया जो है द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है टाइम एंड वर्क का यह सवाल है दिया गया कि 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर जो है 4 दिन तक काम किया। उसके बाद महिलाओं ने जो है काम करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में जो कार्यरत पुरुषों का शेष काम है वह पूरा करने में कितना समय लगेगा? सिंपल प्रश्न है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से एक सिंपल फॉर्म होता है M1D1 बराबर W1D1, यानी कि 16 महिलाएं जो है 16 मेल यानी कि 16 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से एक एम यानी कि एक पुरुष की वैल्यू कितना दिया है? तो दो, एक पुरुष की जो क्षमता है वह 2 महिलाओं की क्षमता के बराबर है। तो यहाँ से अभिष्ट दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? D2। प्रश्न के अनुसार कहा है कि 16 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकती। यहाँ पर यह देखिए जो सॉल्व किया गया है यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तौर पर सॉल्व किया गया है। इस तरीके से ना आप लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। इसके लिए जो है हम मैथ का जो है आपको जो डिजिटल बोर्ड पर बता देंगे कैसे कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 यानी कि प्रश्न नंबर 36। इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कुमुद ने 10%
वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक की कितनी राशि जो है उधार ली थी। तो इस यह देखिए एसआई का सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं कि मूलधन अगर हम एक्स ले रहे हैं, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 1.5 साल। तो यहाँ से साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर क्या हो जाएगा, तो एसआई का फार्मूला होता है PRT अपन 100। पी मतलब मूलधन, आर मतलब रेट, टी मतलब समय। PRT अपन 100 से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x/20। अब स्नेहा के लिए क्या है कि स्नेहा के लिए रेट दिया है 10%। चूंकि यह 5 अर्धवार्षिक लग रहा है तो अर्धवार्षिक के लिए रेट जो है आधा हो जाएगा 10%। समय दिया है 3 महीने, समय दिया है 3/2, 3/2 दिया है समय। तो जबकि अर्धवार्षिक लग रहा है तो इसको 2 बार एक साल में, अर्धवार्षिक में एक साल में 2 बार हो जाता है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 मंथ आ जाएगा, टाइम 3 आ जाएगा। यहाँ से मूलधन एक्स वैल्यू दिया था तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है A बराबर P1 प्लस R/100 के पावर T यानी T। इस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ से हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हमें यहाँ निकालना तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो वह हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A-P। तो ये -P होता है तो यहाँ से हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से P और घटा देंगे, यानी कि पहले हम निकाल लेते A निकाल लेते हैं, उसमें से P घटा देंगे। तो यहाँ आप देखिए सॉल्व किया गया है, इस तरीके से सॉल्व करने के बाद इतना आ गया है। अब इसमें से जो है x घटा दिया गया है, यहाँ पर देखिए -1 घटा दिया गया तो सॉल्व करने पर इतना आ गया है। अब ये सब सॉल्व करने के बाद यह जो आ रहा है यह इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8000। इसको भी हम डिजिटल बोर्ड पर सॉल्व करवा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से 2 गुना समय लगता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो विपिन जो है अकेले उस कार्य को कितना समय में पूरा कर सकता है। इसको देखिए यहाँ पर समय दिया गया और यहाँ पर कार्य क्षमता दिया गया था। आर्यन जो है किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है और विपिन उसी कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकता है। विपिन का दिया है ना 2 दिन में पूरा कर सकता है, विपिन अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा, अच्छा 2 गुना समय लगता है। यहाँ पर रेशियो दिया है यानी कि आर्यन को जो है 2 गुना समय लगता है, विपिन को तो 2 गुना समय लगता है, इसको कितना लगेगा 1 लगेगा। तो जो समय के जो समय का जो रेशियो होता है उसका सेम विपरीत कार्य क्षमता का रेशियो होता है। तो यहाँ पर समय क्षमता और कार्य क्षमता का रेशियो जो है विपरीत होता है। तो यानी कि 2:1 से यह होगा तो यह 1:2 से होगा। तो आर्यन एवं विपिन द्वारा 2 दिन में मिलकर किया गया काम, तो 2 दिन में आर्यन और विपिन, तो यहाँ से कितना यूनिट हो जाएगा, तो 2 और 1 3 यूनिट, 3 गुणे 6 2 यानी कि 6 यूनिट हो जाएगा। 2 दिन के लिए तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट काम करने में 6 यूनिट काम को अकेले विपिन के द्वारा करना है। तो विपिन जो है 2 यूनिट कार्य क्षमता से के हिसाब से कर रहा है तो 6/2 यानी कि 3 दिन में वह पूरा कर देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न है कि P/Q के रूप में 0.037 का रूपांतरण क्या होगा। तो P/Q के रूप में इसको लिखना है तो यहाँ पर 37 तो सभी में होगा, 2 इसमें से यहाँ पर 2 के ऊपर बार है तो यानी कि नीचे 2 9 आ जाएगा, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37/990। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है कब हुआ था, तो 1951 से 1956, सन 1951 से 1956 के बीच जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान
देश की जो अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से जो बाहर निकालने का जो है प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक जो है होता है। तो प्रत्येक तत्व का नाम एक अद्वितीय और रासायनिक प्रतीक एक अद्वितीय नाम और एक रासायनिक प्रतीक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि आप देख सकते हैं सोडियम का रासायनिक प्रतीक अन्य, पोटेशियम का के, हाइड्रोजन का एच, कैल्शियम का Ca, क्लोरीन का Cl और लिथियम का Li। सबका जो है यूनिक नाम और प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी और न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो यह वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो यह किया जाता है मंत्री परिषद की सलाह पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद की सलाह पर जो है यह किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है कथन और निष्कर्ष पे। कथन और निष्कर्ष पे सवाल है जिसमें कथन दिया गया है और निष्कर्ष भी दिया गया है। तो चलिए पहले कथन देखते हैं। कथन क्या है कि सभी आलू टमाटर है। दूसरा है सभी टमाटर प्याज है। सभी आलू क्या है टमाटर है और सभी टमाटर क्या है प्याज है। तो यह वाला फिगर बनेगा। इसमें पूछा कि सभी प्याज टमाटर है। तो क्या सभी प्याज टमाटर है। तो यह वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि सभी आलू प्याज है। सभी आलू प्याज है। तो यह वाला सही है। तो कौन सा कथन सही होगा। केवल और केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो आईएनसी के जो इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो यह गाया गया था कोलकाता में। सबसे पहले जो है कब गाया गया था। तो कोलकाता में गाया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है गांधी जी का किसके खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। यह किसके खिलाफ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के जो है यह संबंध में था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल दिया है 90 तो माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 5 संख्याओं का जो योगफल कितना दिया है 90 दिया है। तो 5 संख्या कौन कौन सी क्रमागत संख्या हो जाएगी। तो 5 क्रमागत संख्या जो होंगे x+1, x+2, x+3 और x+4। इन सभी संख्याओं का सम यानी कि योगफल, इन सभी का सम यानी कि योगफल कितना दिया हुआ है 90। तो इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सभी को सम करने पर आ जाना चाहिए 90। सभी को सम करने पर जब निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। 16 आ गई। तो इसके मध्य संख्या कौन सी है। तो दो साइड इधर छोड़ दीजिए, दो साइड इधर। मध्य संख्या है x+2। x+2 की वैल्यू क्या होगी। तो x+2 में x की वैल्यू आ गई 16। तो 16 2 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है कि अनीता और विनीता 1950 रुपये की राशि को आपस में 6 संबंधित 7 अनुपात में जो है विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ दी जाती है तो उनके हिस्सों का जो है नया रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा होता है। कितने के रेशियो में थे 7। उनके अनीता और विनीता को जो है 6:7 के अनुपात में विभाजित किया था। तो दोनों का वैल्यू कितना था 1950 दिया था। तो x की वैल्यू आ गई 150। तो पहले अनीता की राशि कितना हो जाएगी। तो 6 गुणे 150 900 रुपया हो जाएगा। विनीता की राशि हो जाएगी 7 गुणे 150 यानी कि 1050 रुपये। दोनों में जो है 100 रुपया जोड़ देना है। तो अनीता में 100 रुपया जोड़ने पर हो जाएगा 1000। 1050 में जोड़ने पर हो जाएगा विनीता का 1150। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा। तो 20 और 23। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका 20:23। अगला प्रश्न है प्रश्न 40 है
कि नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट में प्रथम स्थान पर आई थी। तो यह करंट का सवाल है। तो कौन थे आई टीम? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा। तो यह फिगर दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 20। 20 में फिर इन 4 और 5 को जोड़ दो, 5 4 9, तो आ गया 29 यानी 29। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो 6 7 42, 42 प्लस 6 और 7, 6 6 12 13, 12 42 और 13 को जोड़ने पर आ जाएगा 45। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, 8 16 70, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17। तो 72 और 17 कितना हो जाएगा, 7 2 9, 7 1 8, यानी कि 89। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 89। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की जो है हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सीपी हम मान लेते हैं एक्स। तो एसपी कितना दिया है, 2340 रुपये में बेचने पर, 2340 रुपये में बेचने पर उसको जो है 10% का लॉस हो रहा है। उसे क्या हो रहा है, 10% लॉस, यानी कि 10% का लॉस हो रहा है। यानी कि यहाँ से 90 की वैल्यू इतना दिया है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा। फिर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी सीपी वैल्यू आ गई है, सीपी पर 15% लाभ का प्राप्त करना है, यानी कि 115 को वैल्यू निकाल देंगे तो वहाँ से आ जाएगा आपका एसपी। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 को वैल्यू दिया था, सीपी आ गया, सीपी पर जो है 115% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा एसपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है कि यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए जो है किस रूप में प्रकट होंगे। तो वह देयता के रूप में प्रकट होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह ऊपर सवाल पूछा गया था जिसमें इसी संबंधित था। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। तो वह कौन सी पिक्चर थी, तो पैरासाइट पिक्चर को जो है चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है कि यह संख्या दिए 1.1 प्लस 1, यह संख्या दिए इसको ऐड करने पर कितना आएगा। तो इसको जब भी ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 23.221। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है कि वेन आरेख दिखाया गया है जिसमें वृत्त वृत्त जो है टी शिक्षकों को निरूपित करता है। टी शिक्षकों ने वृत्त यश, टी जो है छात्र शिक्षकों को, यश जो है छात्रों को, और पी जो है प्राचार्य को। पी जो है प्राचार्य, टी जो है टीचर को, और यश जो है स्टूडेंट को निरूपित करता है। पूछा गया कि क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का जो है आंसर देना है। आरेख के आधार पर पूछा क्या है, पूछा गया कि चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है और न ही प्राचार्य है। शिक्षक को निरूपित करना है जो कि न टीचर है और न ही प्राचार्य, तो न ही छात्र हो और न ही प्राचार्य हो। तो वह कौन से टीचर है, तो वह होगा 5 ही जो को बच रहा है, जो कि न तो स्टूडेंट है और न ही प्राचार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो वह कौन सा विटामिन है, तो ये विटामिन का नाम है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त को जो है थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को जो है सक्रिय करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इससे संबंधित और भी देख लेते हैं। विटामिन बी1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। विटामिन सी के से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए से जो है जनन शक्ति में कमी होती है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट है, यह सभी बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं तो पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो अधिक ऊंचाई क्षेत्रों में जो है बर्फ की जो सफाई होती है किसके द्वारा की जाती है? तो यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है, यानी द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं? तो वह कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी प्रक्रिया के तहत जो है किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस सभी को ऐड करने पर आ जाएगा 29 यानी कि 29। तो इसको करेंगे तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 5, 8 6 14, 245। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 245। प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है कि मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक ब्याज पर 2,700 रुपये के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली थी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है। मोहन द्वारा जो है उधार ली गई धनराशि कितनी थी? तो 18,000 रुपये थी। रेट क्या था? तो 10%। साधारण ब्याज क्या था? क्या कितना दिया? तो 2700। समय कितना था? तो पता नहीं था। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज बराबर निकालेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 3/2 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा 3/2 ईयर। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी बीमा है? तो है IRDAI। IRDAI बीमा जो है विनियमित करने तथा बढ़ावा देने तथा उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो राहुल को जो है 60 लिखा जाता है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से देख सकते हैं। राहुल का जो क्रमांक है आता है वह 18, ए का 1, एच का 8, यू का 21 और एल का 12। इन सभी को ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 60। तो अरुण का क्या हो जाएगा? अरुण का 1, राहुल का 18, यू का 21, एन का 14। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो 8 1 9 1 10 4 14। तो 4 लास्ट में किसी में है? तो 4 लास्ट में डी में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा? 54। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 54। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है भारत में चाय और कॉफी की फसलों की जो किस श्रेणी में आती है? तो चाय और कॉफी की जो फसल होती है वो किस श्रेणी में आती है? तो यह आती है वृक्षारोपण फसल में। वृक्षारोपण फसल में यह फसलें आती है। प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है कि निश्चित कूट भाषा में लीगल को 37 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में EAGLE को क्या लिखा जाएगा?
तो यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू होती है 12, ई की वैल्यू होती है 5, जी की वैल्यू होती है 7, ए की वैल्यू होती है 1 और एल की वैल्यू होती है 12। उसी प्रकार में से ईगल को क्या लिखा जाएगा? ई की वैल्यू होती है 5, ए की वैल्यू होती है 1, जी की वैल्यू होती है 7, एल की वैल्यू होती है 12 और ई की वैल्यू होती है 5। तो इसको ऐड करेंगे। इसको जब इस प्रकार से लिख कर जो है जब ऐड करेंगे तो यहाँ से ऐड करने पर कितना आ जाएगा? तो ऐड करने पर आ जाएगा 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30। तो ईगल की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी 30। प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है कि 4 जानवर दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक जो है असंगत है। तो असंगत का चयन करना है। तो कौन सा असंगत होगा? तो होगा कुत्ता, क्योंकि बकरी, भेड़ और गाय ये सभी के सभी जो है तीनों जानवर शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि कुत्ता जो है वह मांसाहारी भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुत्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, प्रश्न एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सामाजिक बुराइयां निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक बुराइयां जो है नहीं थी? तो इनमें से जो कौन सी सामाजिक बुराइयां नहीं थी? तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जो है सामाजिक बुराइयां नहीं थी। जबकि निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता जो है सामाजिक बुराई थी। बाल विवाह भी सामाजिक बुराई थी। अस्पृश्यता ये सभी सभी सामाजिक बुराइयां थी। जबकि जो है मुद्रास्फीति जो है सामाजिक बुराई नहीं थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इनमें से कौन सा शहर जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वह है रायपुर। रायपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। रायपुर कहाँ है? तो यह रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यह मध्य प्रदेश में नहीं है। जबकि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर यह सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 यानी 69। प्रश्न नंबर 69 है, यह दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए यह 1 1 1 ऐसे 1 में से 1/2 ऐसे ऐसे सॉल्व किया गया। तो इसको पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/9। यानी कि जो भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कटेगा, फिर 3 से 3, फिर ऐसे ऐसे कटता जाएगा और 8 से 9 कट जाएगा। बचेगा लास्ट में क्या? तो बचेगा 1/10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है कि विटी कल्चर जो है क्या है? तो विटी कल्चर जो है ग्रेप्स कल्चर को कहते हैं, यानी कि अंगूर की खेती को जो है विटी कल्चर कहते हैं। विटी कल्चर जो है अंगूर की खेती को कहा जाता है। और भी इसमें देख सकते हैं सब्जियों की खेती को जो है ओलेरी कल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को जो है फ्लोरी कल्चर कहा जाता है। याद कर सकते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 71 है कि निम्नलिखित को हल करना है। इसको जो है हल करना है। तो √9 को हल करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 16 + 3 कितना हो जाएगा? 19। √9 को हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। √16 को हल करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 + 3 यानी कि 7, 7 + 42 यानी कि 7 + 42 आ जाएगा 49। 49 का रूट हो जाएगा 7, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 35। तो 134 + 35, 134 + 35 आ जाएगा 961 यानी कि 169। 169 किसका है? तो यह 13 का वर्ग होगा। तो 13 + 51, 13 + 51 कितना आ जाएगा? तो 3 1 4 5 1 6 64, 64 किसका वर्ग है? तो यह 8 का, 8 इसका रूट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है कि यह समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले छोटे वाले कोष्ठक को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 5 - 3 2 हो जाएगा। फिर 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 8 का 8 छक 48, 48 हो जाएगा। 49 हो जाएगा। 7 का 2 में 14 हो जाएगा। 49 - 48 1 बचेगा। तो यानी कि 5 + 1 6, 6 + 14 कितना आ जाएगा? 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73।
प्रश्न है PSLV का पूर्ण रूप क्या है। तो PSLV का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसका PSLV का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो बुध, बुध के बाद सुख, सुख के बाद पृथ्वी, बुध सुख, सुख के बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी के बाद आने वाला जो ग्रह होता है वह मंगल होता है। यह दूरी के सूर्य से जो है निकटतम दूरी के स्थान तो क्रम में दिखाया गया, तो इसके बाद जो कौन सा आएगा तो वह मंगल ग्रह आएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 75 यानी 75। 75 क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा। तो इसको देखिए 1 + 8, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ से 1 8 27 64 125 दिया गया है। तो 1 क्या है 1 का क्यूब, 8 क्या है 3 का क्यूब, 27 क्या है 3 का क्यूब, 64 क्या है 4 का क्यूब। इस प्रकार से 125 दिया गया है। 5 का 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब होगा 216। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है कि यदि बहुपद x² + 9x + 3 के शून्यांकों के वर्गों का योग दिया गया है, कितना दिया है 21 दिया है, तो k का मान पूछा है। यानी इसका वर्ग दिया गया है, शून्यांकों के वर्गों का योग दिया गया है कितना 21, तो k का मान पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो शून्यांकों यानी मूलों का योगफल क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -9, और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 के, और उनके मूलों का जो है वर्गों का योग कितना दिया है 21। तो इसको जब इस प्रकार से रखकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 10। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है कि अनिल अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट के बाद जो है बेच देता है, तो प्रॉफिट और लॉस पूछा हुआ है। तो सिंपल प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लिए। तो मान लेते हैं कि अंकित का मूल्य जो है 100 रुपये पर जो है 20% छूट देता है तो कितने में वो खरीदता है, तो 80 रुपये में खरीद लेता है। 8% छूट पर जो है वह बेच देता है, यानी कि 92 पर बेच देता है। तो बेचा कितना में है 92, तो 100 की वैल्यू हुआ 92 में बेचा है, तो कितने का जो उसको लॉस हुआ है 12 का जो है लॉस हुआ है। 12 का लॉस हुआ है किस पे 80 रुपये पर लॉस हुआ है, तो इसका सही आंसर कितना होगा, तो 15%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है इसको सॉल्व करना है। तो इसको 3 को पहले 27 में भाग देंगे 9 हो जाएगा, फिर 42 का 5 में गुणा करेंगे 210, फिर 210 को 9 में ऐड करेंगे 219, फिर 3 माइनस कर देंगे तो 216। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 216। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है। तो एडीज मच्छर इसमें से किसका वाहक होता है, तो डेंगू का। एडीज मच्छर के जो काटने से डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है कि एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि उसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है, यह सॉल्व करना है। तो पेड़ जो अपने आधार से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, इस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर दिखाया गया फिगर 60 डिग्री का आंसर बनाता है। पहले पेड़ यहाँ पर था, वह कुछ दूर पकड़ कर नीचे चला जाता है। तो पहले उसकी हाइट 15 थी, एच हाइट पर वह टूटा है, तो बची हुई हाइट कितना होगा 15 एच माइनस टूटा जाएगा। तो यहाँ से साइन की वैल्यू ले लेंगे, तो साइन की वैल्यू हो जाएगा एच अपन 15 माइनस एच, यानी इसको सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद एच की वैल्यू आ जाएगी 15√3/2 + √3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है इन संख्या की जो है माध्यिका ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या को पहले जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, तो आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिए। बस पदों की संख्या यानी कितनी संख्याएं दिए गए हैं, तो 7 संख्या है। तो चूंकि 7 है तो यह विषम संख्या है, तो विषम संख्याओं की माध्यिका का फार्मूला होता है n+1/2वां पद। तो n+1/2वां पद यानी कि 7 + 1 8, 8/2वां पद 8/2 यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा क्या आएगा 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82।
प्रश्न नंबर 82 है कि 14, 21, 28 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 7, 21 का 3 गुणे 7 और 28 का 2 गुणे 7। तो इसमें से मैक्सिमम संख्या ले लेंगे। तो इसमें से लेंगे तो 2 गुणे 7 आएगा, इसमें से 7 आ गया तो 2 गुणे 3 गुणे 7 आ जाएगा। इसमें 2 गुणे 7 आ गया तो यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 2 यही बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 तरीके 21, 21 चौक 84। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84 यानी कि 84। इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 84। प्रश्न नंबर 83 है कि यदि साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बराबर 0 न्यून कोण दिया हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 0, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगा √3 कॉस थीटा। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3, तो यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60। थीटा की वैल्यू जब 60 आ गई है, दिए गए क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 60 रख देंगे। रखकर जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। प्रश्न नंबर 84 प्रश्न है कि सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। तो वह कौन सा अंग है, तो उस अंग को कार्यपालिका कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां पर वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं मृग मरीचिका। इसको कहते हैं मृग मरीचिका। इस भ्रम को क्या कहते हैं, मृग मरीचिका। अगला प्रश्न है यह देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है 86 से लेकर 89 तक। इसको जो है सॉल्व करने के लिए बार बार जो है टेबल में देखना पड़ेगा वैल्यू क्या दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। डाटा दिखा दे रहे हैं या डाटा दिया गया है, चाहे इसको हम जो है डिजिटल बोर्ड पर करवा देंगे बोर्ड पर। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। कहाँ तक है, तो 89 तक। 89 तक जो है आप लोग कर लीजिएगा इसको। इसके आगे काम करते हैं। प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 जो है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, जिसमें कथन दिया है कि कुछ चिकित्सक सैनिक है और बी वाला कि सभी प्रबंधक सैनिक है, यह दिया गया है। इसमें निष्कर्ष क्या है कि सभी चिकित्सक सैनिक हैं, कुछ सैनिक प्रबंधक हैं और सभी सैनिक चिकित्सक हैं और कुछ चिकित्सक प्रबंधक हैं, यह दिया गया है। तो इसको जब हम इस प्रकार से बनाएंगे तो वे नारायक बनेगा, जिसमें सभी प्रबंधक सैनिक हैं और कुछ सैनिक चिकित्सक है, इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। प्रश्न नंबर 91 प्रश्न है कि जिस प्रकार से सेब फल से संबंधित है उसी प्रकार लौकी, तो लौकी किससे संबंधित है, तो लौकी संबंधित है सब्जी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5 कितने जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 2 + 3 5, 5 + 5 10, 4 14। सभी को ऐड करने पर 14 आ रहा है। 6 + 7 13, 13 + 8 13 + 8 21, 21 + 9 30। सभी को ऐड करने पर 30 आ रहा है। इसी प्रकार से इसको ऐड करेंगे 10 + 11 21, 21 21 10 21 10 31, 31 31 2 33, 33 3 36, 36 10 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 46, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल है। राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम का मोहन से क्या संबंध है, तो इसको देखते हैं। राम मोहन के जो है पुत्र का भाई है तो उससे क्या संबंध है, तो वह उसका पुत्र होगा। इसको आप लोग कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी होती है सॉल्व करने में, तो इसको कर लीजिएगा। यह जो है प्रश्न पीछे भी दिया गया था, तो उसको इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया उस क्षेत्र का चयन करें जो प्राचार्य को निरूपित करता है, यानी प्रिंसिपल को निरूपित करता है जो कि छात्र है परंतु शिक्षक नहीं। प्रिंसिपल में छात्र है परंतु शिक्षक नहीं, तो छात्र है परंतु शिक्षक नहीं, तो वह कौन है, तो वह है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 3 किस में है, तो 3 है ऑप्शन नंबर सी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 95 प्रश्न है कि यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। 3 से 39 तक के जो है सभी विषम संख्याओं को हटा देना है। 3 से 39 तक कुल पदों की संख्या हो जाती है 37, जिसमें अंतिम पद जो है प्रथम पद और डी को सर्वांतर इस प्रकार से लिखा जाता है। 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं के पदों की संख्या, यहाँ से l माइनस ए बटे l प्लस 1 इस प्रकार से निकालेंगे तो पदों की संख्या टोटल आ जाएगी 19। तो कुल पदों की संख्या कितने दिया गया 37, जिसमें से विषम पदों की संख्या हो जाएगी 19। तो इसको जब हटा देंगे तो सम संख्याओं के पदों की संख्या कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कितने शेष संख्याएं रह जाएंगी तो 18 रह जाएंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 46 प्रश्न है किसी कुट भाषा में MORTAL को TOR या मेले के तौर पर पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो उसी कुट भाषा में पीपुल को जो है किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए MORTAL को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। M को यहाँ, O को यहाँ, R को यहाँ और T को, ये इन दोनों में क्रॉस और लास्ट के दो में क्रॉस। तो पीपुल में जो है देखिए पी को जो है दो वाले को हटा दीजिए, दो वाले को लास्ट में ई और एल चाहिए, लास्ट में ई और एल ये नहीं है, लास्ट में ई एल इसमें नहीं है, लास्ट में ई और एल दोनों में है। फिर इसमें पी वाले को स्टार्टिंग में चाहिए था, पी वाले को बीच में चाहिए, यहाँ पर बीच में नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 प्रश्न नंबर 97 है कथन निष्कर्ष से कौन सा गलत है, कथन कौन सा सही है, इसको देखते हैं। इसमें कथन दिया है ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, तो बी सी की दुश्मन है, निष्कर्ष है। तो इसको क्या होगा, इस प्रकार से आप कथन देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसके कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यस 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, 25 क्या आता है तो 25 पे आता है y। तो इसमें से जेड है, ये बी है, ये जेड है, y किस में है तो ऑप्शन नंबर डी में y है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 99 है, इस पे 3 प्रश्न बन चुके हैं, क्योंकि एक ही साथ नहीं दिया गया, अलग अलग दिया गया, जिसको देना चाहिए एक ही साथ। इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि इसमें पूछा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों है। तो वह कौन से प्राचार्य हैं जो शिक्षक यानी कि टीचर भी है और स्टूडेंट भी है, तो वह कौन से है तो वह है वन वाला जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसमें वन कौन से विकल्प में है तो वन है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से जो है मतलब यहाँ खाली प्रश्नवाचक चिन्ह यानी खाली स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से देखिए ए से डी हुआ है, 3 को ऐड किए, डी से जी यानी कि 7, तो यहाँ से पहले 3 ऐड किए हैं, फिर 4 3 7, फिर 3 ऐड किए तो फिर 3 ऐड कर 7 3 10, 10 पे आता है जे, जे किस में नहीं है, जे इसमें जे नहीं है, इसमें जे नहीं है, हटा दीजिए। फिर 1 में 3 ऐड करने पर 4, 4 में 3 ऐड करने पर 7, 7 में 3 ऐड करने पर 10, 10 आना चाहिए, इसमें 17 है, इसी में केवल सी में 10 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का जो है खत्म हुआ यहीं पर। अब अगला जो होगा पेपर उसको हम जो कल सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी को उनको जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो हम बुक लाए हैं यूथ की पब्लिकेशन बुक है, इससे बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं और रिपीट भी करते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसका जो अगला जो पेपर है यानी कि 20/1/2021 वाला, इसको जो है नेक्स्ट डे में हम सॉल्व करवाएंगे। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।